हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चर्चित महिलाओं के ऊपर, यानी जितनी भी इम्पोर्टेंट और फेमस फीमेल पर्सनालिटीज़ हैं उन सब के बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ये जो वीडियो है ये अप्रैल तक अपडेटेड है, यानी अप्रैल 2022 तक जो भी चेंजेस आए हैं ये सारे की सारे चेंजेस मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। जितनी भी इम्पोर्टेंट फीमेल्स महिलाएं थी जो कि एक अच्छे पोजीशन पे हैं और आपके एग्जाम्स में पूछी जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, उन सबको मैंने यहाँ पर कवर किया है। लगभग 30 क्वेश्चंस हैं, तो इन 30 की 30 क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देख के जाइएगा। कोशिश करिएगा नोट्स बना ले, नहीं तो कोई बात नहीं, आप क्रेजी की ट्रिक के एप्लीकेशन में जाके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं इसका। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के वीडियो की और सबसे पहले देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में नुपुर चतुर्वेदी को किस कंपनी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए नुपुर चतुर्वेदी जो हैं ये बनी है भारत बिल पे की नई सीईओ। किसकी? भारत बिल पे। इसका आपने साइन कई बार देखा होगा, जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस करते हैं या ऑनलाइन बिल पेमेंट करते हैं तो आपने ये सिंबल कई बार देखा होगा। यह है भारत बिल पे और ये है नुपुर चतुर्वेदी, ये बनी है सीईओ भारत बिल पे की। वहीं अगर मैं बात करूं कि ये जो भारत बिल पे है, पेमेंट सिस्टम है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है एनपीसीआई के अंतर्गत, यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये इसके अंतर्गत आता है। ये इसके पहले यानी नुपुर चतुर्वेदी जो हैं ये इसके पहले पेयू पर भी छोटे स्तर पर होने वाले व्यवसाय या मध्यम स्तर पर होने वाले व्यवसाय की कंट्री हेड रह चुकी हैं। तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। वहीं अगर मैं भारत बिल पेमेंट सिस्टम की बात करूँ तो ये जो सिस्टम है ये बेसिकली आपको ऑनलाइन जितने भी बिल पेमेंट्स है उसके लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। तो ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम सभी जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये किसने जीता है? तो ये जीता है कैरोलिना ने। किसने? कैरोलिना ने। ये मिस वर्ल्ड बनी है 2021 की। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये किस देश से हैं? तो ये पोलैंड से हैं। कहाँ से हैं? पोलैंड से है और इन्होंने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है। भारत की तरफ से कौन था? तो भारत की तरफ से थी मानसा वाराणसी और ये 30th रैंक यानी 13वें स्थान तक पहुंची थी। उसके बाद ये आउट हो गई थी। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं कि इनकी उम्र की, तो यह है मात्र 23 साल। और इनकी ताजपोशी किसने की? तो देखिए हर बार ताजपोशी कौन करता है? तो जो प्रीवियस ईयर की मिस वर्ल्ड होती हैं वो इस साल के मिस वर्ल्ड को वो क्राउन पहनाती हैं। तो किसने पहनाया था? टोनी एन सिंह ने पहनाया था ये ताज। किसे? कैरोलिना को। क्लियर है? आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। वहीं अगर मैं फर्स्ट रनर की बात करूं तो वो थी श्री सैनी, जो कि भारतीय मूल की महिला है पर ये अमेरिका की तरफ से थी, यानी अमेरिका की तरफ से भारतीय मूल की महिला थी श्री एनी, जो कि फर्स्ट रनर अप रही थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। हाल ही में रिजवाना हसन को यूएसए इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। यह किस देश की हैं? तो ये किस देश की हैं? ये हैं बांग्लादेश की। किस देश से हैं ये? बांग्लादेश से हैं। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पेशे से एक वकील भी हैं और साथ ही साथ इन्होंने वनों की कटाई, प्रदूषण, अनियमित जगह तोड़ाफोड़ी करने के खिलाफ और जो भूमिगत विकास है वो जिस तरीके से बढ़ रहा है उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई है और इन्हें 2012 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया जा चुका है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान रखेंगे किस देश से हैं? बांग्लादेश के हैं। वहीं अगर मैं अवार्ड के बारे में बात करूं यानी यूएसए इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड की, तो ये अवार्ड 2007 से देना शुरू किया गया था अमेरिका द्वारा। और ये अवार्ड दिया किन्हें जाता है? तो जो भी अपने समुदाय में बदलाव के लिए काम करते हैं, एक अच्छे बदलाव के लिए काम करते हैं, ये उन महिलाओं को दिया जाता है। यहाँ तक अभी 80 देशों के कुल मिलाकर 170 महिलाओं को यह अवार्ड दिया जा चुका है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे मिला है? ध्यान रखिएगा, यूएसए इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड। तो आप नाम ध्यान रखिएगा, रिजवान हसन को मिला है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। श्रीमती मिनी इप्पे को हाल ही में किस कंपनी के प्रबंध निर्देशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में चुना गया है? तो ये किस कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है? तो ये बनी है एलआईसी की। किसकी? एलआईसी की। एलआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये बनी है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एलआईसी। एलआईसी क्या है? एलआईसी भारत का दूसरा सबसे बड़ा वित्तीय सेवा संस्थान है। वहीं अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बात करूं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 को हुई थी। मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में है। और फिलहाल अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है एम आर कुमार। ध्यान रखेंगे, अध्यक्ष कौन है? एम आर कुमार। बोलिए क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। भारत सरकार ने रेखा शर्मा को किस आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना है? तो किस आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना है? तो ये चुना है राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग, इंग्लिश में हम इसे क्या बोलेंगे? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ठीक है, फुल फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म रहेगा NCW, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो इनके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है किसे? रेखा शर्मा को। यहीं अगर मैं बात करूं कि ये कब से जुड़ी हुई हैं, तो ये करीबन अगस्त 2015 से जुड़ी हुई हैं इस संस्थान से, और 7 अगस्त 2018 से इन्होंने नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया हुआ था। तो 2018 से ऑलरेडी एक तरीके से पदभार ग्रहण किया हुआ था इन्होंने, और अभी ऑफिशियली राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बन चुकी हैं। वहीं अगर मैं राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करूं तो इसका गठन हुआ था 1992 में, और इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये किसे किया गया? तो ये किया गया आशा भोसले को। किसे? आशा भोसले को। हम सभी इनको जानते हैं, ये हैं आशा भोसले। ये अवार्ड इन्हें किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के द्वारा इन्हें महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं अगर मैं और भी अवार्ड्स की बात करूं तो इन्हें सन 2000 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया जा चुका है, और 2008 में पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया जा चुका है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की अगर मैं बात करूं तो ये जो पुरस्कार है ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाता है, और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो 1996 से इसकी शुरुआत हुई थी। वहीं अगर मैं आपसे ये पूछूं कि किन क्षेत्रों में दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा साहित्य, कला, खेल, विज्ञान, समाज सेवा, पत्रकारिता, लोक प्रशासन, स्वास्थ्य कार्य, इन सभी क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिया जाता है। और इस पुरस्कार की नगद राशि कितनी होती है? तो 10 लाख रुपए इसकी नगद राशि होती है। चलिए, आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। पहली भारतीय महिला कौन बनी जिसने स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 अपने नाम किया? तो ये कौन है? ये है PV सिंधु। क्या नाम है इनका? PV सिंधु। हम सभी जानते हैं PV सिंधु को। ठीक है, अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो ये जो टूर्नामेंट था, ये पहली ऐसी महिला है जिन्होंने ये टूर्नामेंट अपने नाम किया। पहली ऐसी भारतीय महिला है जिन्होंने ये टूर्नामेंट अपने नाम किया। इसके पहले 2020 के टोक्यो ओलंपिक में, देखिए हुआ 2021 में था, पर ये था कौन सा? ये 2020 का संस्कलन था टोक्यो ओलंपिक का। तो ये 2020 वाले टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक भी जीता हुआ है, और इन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं। जैसे रियो ओलंपिक 2016 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। इसके अलावा विश्व चैंपियनशिप खिताब में इन्हें कौन सा पहला स्थान मिला था, या इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। वहीं अगर मैं बात करूं कि इन्हें कौन कौन से अवार्ड दिए जा चुके हैं, तो 2013 में इनको अर्जुन पुरस्कार दिया जा चुका है, 2015 में पद्मश्री दिया जा चुका है, और 2016 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पुरस्कार इन्हें दिया जा चुका है। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। पद्म सचदेवा यह हिंदी व किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका एवं कवयित्री जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो बेसिकली आपसे पूछा है कि हिंदी और कौन सी एक और भाषा की कवयित्री थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है? कौन? पद्म सचदेवी। तो ये कौन सी भाषा थी? तो ये थी डोंगरी। ठीक है, डोंगरी ये भाषा थी। ध्यान रखेंगे, ये दोनों ही लैंग्वेजेस में कहानी, पोएम्स, कविताएं लिखा करती थी, और इनका हाल ही में निधन हो गया था। इनकी जो कविता थी, कविता संग्रह मेरी गति, इसे 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया जा चुका है। इनका जो कविता संग्रह था मेरी गति के लिए इन्हें 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा चुका है। इसके अलावा 2016 में ये 25वें सरस्वती सम्मान से भी सम्मानित की गई थी, और 2001 में इन्हें पद्मश्री भी मिला था, और इसके अलावा 2007 और 8 में इन्हें कबीर सम्मान भी दिया जा चुका है। वहीं अगर मैं डोंगरी भाषा की बात करूं तो ये जो भाषा है ये जम्मू और हिमाचल के कुछ हिस्सों में बोली जाती है, और इसे सन 2003 में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। मारिस रेसा जिन्होंने दामित्री मोरातोव के साथ नोबेल शांति पुरस्कार 2021 साझा किया, यह किस देश से संबंध रखती हैं? तो ये किस देश से संबंधित रखती हैं? तो ये रखती हैं फिलीपींस से संबंधित। याद रखिएगा, किस देश से संबंधित रखती हैं? फिलीपींस से। और ये जो दामित्री मोरातोव है ये किस देश से संबंध रखते हैं? तो ये हैं रूस से। ठीक है, रशिया से हैं ये। रशिया फिलहाल आक्रमण कर रहा है यूक्रेन पर, और वहीं के एक व्यक्ति को 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था।
दमित्री ने एक बहुत ही रोचक घोषणा भी की है। इन्होंने कहा है कि इनका जो नोबेल शांति पुरस्कार है ये इसे मार्केट में नीलाम करेंगे और उससे जो भी पैसे आएंगे उससे यूक्रेन वासियों की मदद करने का इन्होंने आश्वासन दिया है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि दामित्री मुरातोव जिन्हें नोबेल पुरस्कार या नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, ये किस देश से हैं? तो ये हैं रशिया से। ठीक है, और ये कौन है? ये है मारिस रीसा। और ये किस देश से हैं? ये हैं फिलीपींस से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। खिलाड़ी भवानी देवी ने फ्रांस में शार्लेविल नेशनल कंपटीशन जीता, यह किस खेल से संबंधित है? तो ये किस खेल से संबंधित है? तो देखिए ये है तलवारबाजी से संबंधित। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये हैं भवानी देवी। ये क्या खेलती हैं? ये खेलती हैं तलवारबाजी। ये पहली ऐसी भारतीय महिला है जिन्होंने तलवारबाजी में भारत को ओलंपिक में रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, इनका जो वर्तमान इंटरनेशनल रैंकिंग है ये है 42nd और किसी भी भारतीय का ये सबसे हाईएस्ट रैंकिंग है अभी तक। इंग्लिश में तलवारबाजी जो करते हैं उन्हें फेंसर बोला जाता है। तो ध्यान रखेंगे, फेंसर ये एक प्रॉपर नाम है उनके लिए जो तलवारबाजी खेलते हैं। तो जो भी तलवारबाजी खेलते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? फेंसर बोला जाता है। वहीं अगर मैं फेंसिंग की बात करूं तो ये जो खेल है ना, ये एक लंबी पट्टी पर खेला जाता है और इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो 1.5 मीटर होती है और जो लंबाई है वो 14 मीटर की होती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। हाल ही में कौन अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं? तो ये कौन है? ये हैं वांग यापिंग। कौन है? ये है वांग यापिंग। इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जो वांग यापिंग है ना, ये पहली महिला है चीन की जो कि स्पेस में चला है या स्पेस वॉक जिन्होंने किया है। इनका जो टोटल स्पेस वॉक था वो कितने घंटे का था? 6.5 आवर्स, यानी लगभग 6.5 घंटे इन्होंने स्पेस में बिताए। वहाँ पर जो भी इनके काम थे स्पेस स्टेशन में इन्होंने वो वहाँ पर किए। वहीं अगर मैं बात करूँ चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। हेडक्वार्टर है बीजिंग में और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसके हाथ में है? वो है जेंग के हाथ में। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ध्यान रखिएगा, पहली चीनी महिला जो कि स्पेस वॉक की है वो कौन है? वो है वांग यापिंग। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। हाल ही में किसे भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन यानी इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये है हर्षवंती बिष्ट। ठीक है, हर्षवंती बिष्ट। आई होप आपने इनको पहले भी कई बार देखा होगा क्योंकि ये काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं। ये पहली ऐसी महिला हैं जो कि भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन या इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की अध्यक्ष बनी है, पहली भारतीय महिला। ठीक है, या पहली महिला। वहीं अगर मैं हर्षवंती बिष्ट के बारे में बात करूं तो इन्हें इससे पहले अर्जुन पुरस्कार भी दिया जा चुका है। 1981 में ये नंदा देवी पर्वत की चोटी पर भी जा चुकी हैं और 1984 में ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एक दल का हिस्सा भी रह चुकी हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप ध्यान रखेंगे, इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन या भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? हर्षवंती बिष्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। 2021 को मन्नू भंडारी का निधन हुआ, यह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो ये किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो ये थी एक लेखिका। आपने आई होप आपने पहले भी इनका नाम सुना होगा कई सारे लेखों में, कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में। आई होप आपने पहले भी इनका नाम सुना होगा। जब कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं कि ये किताब किसने लिखी, वो किताब किसने लिखी, तो मन्नू भंडारी का नाम कई बार आता है। वहीं अगर मैं बात करूं इनकी उम्र की तो ये 90 वर्ष की थी। इनका जन्म हुआ था 1931 में मध्य प्रदेश की भानपुर शहर से थी। इनके कुछ बहुत ही फेमस उपन्यास भी थे जैसे आपका बंटी, 1 इंच मुफ्त, साथ ही साथ नाटक भी इन्होंने लिखे थे, बिना दीवारों का घर। तो कुछ इस तरीके के नाटक थे जो कि काफ़ी फेमस थे। और इनकी एक कहानी ये इनकी एक कहानी थी जिसके लिए इन्हें के बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर थी देश की जिनका निधन हुआ। तो आई होप आप इन सारी बातों को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। CISF की अधिकारी गीता समोता किन 2 चोटियों पर फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय बनी है? तो ये कौन सी थी? तो ये थी माउंट किलिमंजारो और माउंट एल्ब्रस। ठीक है, ये 2 चोटियां थी।
ये दोनों अलग अलग देश में हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो बेसिकली ये जो है, ये दोनों चोटियाँ जो है, एक है अफ्रीका में और एक है रूस में। अफ्रीका में कौन सी है? ये है किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में है। रूस में कौन सी है? माउंट एल्ब्रस। ये दोनों चोटियों पर इन्होंने बहुत तेज फतह हासिल की थी या बहुत तेज चढ़ाई की थी, ठीक है। और ये इकलौती ऐसी भारतीय महिला है। वहीं अगर मैं बात करूं कि सीआईएसएफ में इनकी रैंक क्या है, तो ये एक सब इंस्पेक्टर हैं, ठीक है। तो सब इंस्पेक्टर गीता समोता। माउंट एल्ब्रस की बात करूं तो इसकी ऊंचाई है 5642 मीटर, ये रूस में है। और माउंट किलिमंजारो जो चोटी है, ये इसकी ऊंचाई है 5895 मीटर और ये तंजानिया में है। वहीं अगर मैं सीआईएसएफ की बात करूं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय दिल्ली में है और फिलहाल मंत्री कौन है? तो अमित शाह, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री है और केंद्रीय गृह मंत्री के अंतर्गत ही सीआईएसएफ आता है। तो चलिए अब आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ऐसी कौन कौन सी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो कि गृह मंत्रालय के अंदर में आती हैं, आपको कौन कौन सी पता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। कौन टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में गोल्ड और ब्राउन मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पैरा ओलंपिक की। तो पैरा ओलंपिक की पहली महिला कौन बनी है जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं? तो वो हैं अवनी लखेरा, ठीक है। आइए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए अवनी लखेरा जो है, ये किस खेल से संबंधित है? तो सबसे पहले ये जानिए कि ये शूटिंग से संबंधित है। क्या करती हैं ये? शूटिंग खेल खेलती हैं। शूटिंग मतलब पिस्टल वाली राइफल्स जो होती है ना। ये 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। कौन सा वाला? 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। वहीं अगर मैं बात करूं अवनी लखेरा की, तो ये जयपुर से रहने वाली हैं। 2019 और 2021 में इन्होंने पैरा वर्ल्ड कप शूटिंग में सिल्वर मेडल जीता था। वैसे तो अवनी जो है वो बचपन से दिव्यांग नहीं थी, पर 2012 में एक दुर्घटना के बाद उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आने के बाद वो व्हीलचेयर पर ही थी 2012 से। इनके माता पिता ने इन्हें काफ़ी प्रोत्साहन दिया। उसके बाद इन्हें काफ़ी मोटिवेट करने की कोशिश की और फिर अभिनव बिंद्रा की बायोग्राफी पढ़ने से इन्हें प्रेरणा मिली। शूटिंग के खेल में इन्होंने हिस्सा लेना शुरू किया और अब हम सभी जानते हैं कि पैरा ओलंपिक में गोल्ड और ब्राउन्स दोनों जीत चुकी हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इनकी, इंस्पायरिंग भी है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इनकी पूरी लाइफ पे एक बायोग्राफी बनाऊं कि कैसे इनके जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई, काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी रहेगी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा इन पर, अवनी लखेरा पर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। झूलन गोस्वामी ने कितने विकेट लेकर महिला एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं? तो देखिए इन्होंने कितने विकेट लिए हैं? तो इन्होंने लिए हैं टोटल 250, यानी 250 विकेट इन्होंने लिए हैं। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए ये जो प्लेयर हैं झूलन गोस्वामी, इन्होंने कुल मिलाकर अभी तक 5 वर्ल्ड कप खेल चुकी हैं। 5 वर्ल्ड कप ये खेल चुकी हैं और इन्होंने टोटल अभी तक 250 से ज़्यादा विकेट ले चुकी हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये डेटा याद रहेगा। इनका डेब्यू कब हुआ था? इनका डेब्यू हुआ था सन 2002 में। तो ये भी ध्यान रखेंगे। 39 साल की हैं और दाहिने हाथ की तेज गेंदबाज हैं ये। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। साउथ पोल का सफर पूरा करने वाली पहली गैर श्वेत महिला बनकर किसने इतिहास रचा है? तो ये हैं प्रीति चंडी। क्या नाम है इनका? प्रीत चंडी। प्रीत चंडी इनका नाम है। बेसिकली ये एक ब्रिटिश मूल की सिख महिला हैं और इन्होंने अकेले ही साउथ पोल का यानी दक्षिणी ध्रुव का पूरा सफर अकेले तय किया है। देखिए 3 जनवरी को इन्होंने घोषणा की कि इन्होंने लगभग 700 मील, जिसे हम किलोमीटर में 1126 किलोमीटर बोलते हैं, इतना लंबा इन्होंने ट्रैक किया 40 दिनों में और अकेले पूरे साउथ पोल की यात्रा को संपन्न किया। दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल का जो सबसे दक्षिणी छोर है उसे हम क्या बोलते हैं? एंटार्क्टिका महाद्वीप में है वो। सबसे पहले व्यक्ति जो कि साउथ पोल का सफर किया था जिन्होंने, वो थे रोल्ड एम्बिडसन, ठीक है। एम्बिडसन कब किया था इन्होंने? 14 दिसंबर 1911 को, यानी 1911। तो आई होप आपको ये सारी बातें याद हो गई होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। हाल ही में चर्चा में रही महिला आंग सान सू की किस देश की स्टेट काउंसलर रह चुकी हैं? तो ये किस देश की स्टेट काउंसलर रह चुकी हैं? ये रह चुकी हैं म्यांमार की। देखिए म्यांमार में स्टेट काउंसलर का जो पद होता है ना, वो हमारे यहाँ पीएम के पद के बराबर होता है।
प्रधानमंत्री के पद के बराबर होता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। तो एक तरीके से ये म्यांमार की पीएम रह चुकी हैं। इनके ऊपर लगभग 11 आरोप हैं जिनकी कुल सजा 102 साल इन्हें हो सकती है। कोविड महामारी के दौरान कोविड नियमों का उल्लंघन करने के लिए इन्हें 4 साल की जेल भी हो चुकी है। इन्हें 1991 का नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है, इसलिए भी ये काफ़ी चर्चा में रहती हैं। इन्होंने 2016 से लेकर 2021 के बीच ये म्यांमार की प्रधानमंत्री या पीएम या वहाँ पर जो नाम है स्टेट काउंसलर रह चुकी हैं। तो ध्यान रखेंगे इन सारी बातों का। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। महिला क्रिकेट जगत में सभी फॉर्मेट में 20,000 रन पूरा करने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? तो ये कौन है? ये है मिताली राज। नाम आप सभी ने सुना ही होगा। मिताली राज हमारे देश की कप्तान भी हैं, ठीक है, महिला क्रिकेट टीम की। इन्होंने 20,000 रन पूरे किए हैं सभी टेस्ट, वनडे, T20 जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैच होते हैं सभी फॉर्मेट्स में कुल मिलाकर इन्होंने 20,000 रन से ज़्यादा बनाए हैं। और ये इंडियन क्रिकेट टीम की सबसे ज़्यादा अनुभवी प्लेयर भी हैं। यानी अभी अगर सबसे अनुभवी प्लेयर कौन है, कोई है, तो वो कौन है? वो है मिताली राज। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। किसे हाल ही में फोर्ब्स ने विश्व के सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी के रूप में चुना है? तो ये कौन है? ये है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका जापान की खिलाड़ी हैं और ये फोर्ब्स की लिस्ट में महिला खिलाड़ियों में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली खिलाड़ी है, ठीक है। हमारे देश की पीवी सिंधु का भी इसमें नाम है, बट ये है 7th रैंक पर। पीवी सिंधु कौन से नंबर पे है? 7th रैंक पर है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? नाओमी ओसाका। ये कुछ आपको नाम दिए हुए हैं जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड नंबर के प्लेयर्स के हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो लिस्ट निकली है ये फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन की है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। हाल ही में अभिनेत्री हर्षाली मल्होत्रा को 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार सबसे पहली बार कब दिया गया था? तो देखिए यहाँ पर आपके लिए जानने की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 12वां सम्मान जो है डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 ये किसे दिया गया? हर्षाली मल्होत्रा को दिया गया। हर्षाली मल्होत्रा कौन है? आपने बजरंगी भाईजान मूवी देखी है, उसकी ये किरदार आपने देखा होगा, जो कि छोटी थी उस वक्त, मुन्नी के नाम से मूवी में थी, आपको याद होगा, ठीक है। ये जो अवार्ड है इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में। और सबसे पहली बार कब दिया गया? 1993 में सबसे पहली बार दिया गया। ध्यान रखेंगे, स्थापना जो थी इस अवार्ड की वो 1992 में हुई थी, बट सबसे पहली बार दिया गया ये 1993 में। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। हाल ही में मिसेस वर्ल्ड 2022 की विजेता का ताज पहनाया गया। किसे पहनाया गया? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मिसेस है, ये मिस वर्ल्ड नहीं है, ये मिसेस वर्ल्ड 2022 है। ये कैसे मिला है? तो ये मिला है शार्लिन को, शार्लिन फोर्ड्स, ठीक है। शार्लिन फोर्ड्स नाम ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये मिसेस वर्ल्ड बनी है 2022 की। यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट और सेकंड रनर अप की बात करूँ तो फर्स्ट और सेकंड रनर अप कौन रहे? तो ये थे मिसेस जॉर्डन और मिसेस यूएई, ये फर्स्ट और सेकंड रनर अप थे। ध्यान रखेंगे इंडिया की नवदीप कौर जो थी उन्हें पेजेंट मिला है कौन सा? बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का। यानी इसी में एक कैटेगरी थी, मिसेस वर्ल्ड में ही एक कैटेगरी थी बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन की। वो किसे मिला है? वो मिला है हमारे देश की नवदीप कौर को। चलिए यहाँ पर अगर मैं मिसेस वर्ल्ड की बात करूँ तो ये सन 1984 से ही चला आ रहा है और इसमें लगभग 80 देश हिस्सा लेते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ की मिस यूनिवर्स कौन थी अभी 2021 की? तो हम सभी को याद होना चाहिए, हरनाथ सिंधु हमारे यहाँ की मिस यूनिवर्स थी 2021 की। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। 2022 में प्रभा अन्ने को पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है कला के क्षेत्र से संबंधित, ठीक है। आपने इनका पहले भी कहीं ना कहीं फोटो देखा होगा, काफ़ी फेमस है। इन्हें 1990 में पद्मश्री पहले भी मिल चुका है और 2002 में पद्म भूषण भी मिल चुका है। तो ये पहले भी सुर्खियों में रही हैं, आपने पहले कभी ना कभी इनका नाम सुना होगा। यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ पद्म पुरस्कार कितने लोगों को दिए गए, तो कुल मिलाकर 128 पद्म पुरस्कार दिए गए थे इस बार। वहीं जो प्रभा अन्ने हैं ये एक गायिका भी हैं और इसके लिए इन्हें विभूषण यानी पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हीं के साथ राधेश्याम खेरमा, जनरल बिपिन रावत और कल्याण सिंह को भी पद्म विभूषण दिया गया। तो यहाँ पर इन सारी डिटेल्स को भी ध्यान रखिएगा।
प्रभा अन्य की अगर मैं बात करूं तो इन्हें यह अवार्ड कला के क्षेत्र में मिला है। देखिए संगीत है तो ये कला के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा ये एक लेखक भी हैं, ठीक है, और एक महान विचारक भी हैं, तो ध्यान रखेंगे इन्हें कला के क्षेत्र में मिला है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। किसी लोग प्यार से अनाथों की मां के नाम से जानते थे, जिनका निधन 4 जनवरी 2022 को हुआ, तो ये कौन थी? ये थी सिंधु ताई सपकाल। इनका नाम ध्यान है आपको, आपको बिल्कुल पता होगा। अब आपको शायद याद भी आ गया हो इनकी फोटो देख के। 4 जनवरी 2022 को इनका दुखद निधन हो गया। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये अनाथों की मां इसलिए कहलाती थी क्योंकि ये लगभग 1400 से ज्यादा बच्चों की देखभाल करती थी, उनकी माँ के समान थी, और 1000 से ज्यादा बच्चों की ये दादी के समान थी, यानी वो उन्हें दादी बुलाते थे। 73 उम्र की इनकी वर्ष थी जब इनको अनाथों की माँ कहा जाता था, और इनका 2022 में निधन हो गया। अगर मैं अवार्ड्स की बात करूं तो इन्हें लगभग 700 से 750 से ज़्यादा अवार्ड्स मिल चुके थे इनके काम के लिए जो इन्होंने अनाथों के लिए किए थे। तो एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी थी, इनसे सीखना चाहिए हमें कि कैसे हम अनाथों की सेवा कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। दुनिया की नंबर 1 महिला खिलाड़ी एशली बार्टी ने संन्यास की घोषणा की है, ये किस खेल से संबंधित थी? तो अब आप एशली बार्टी का नाम आपने पहले भी कई बार सुना होगा। इन्होंने बहुत सारे टूर्नामेंट जीते हैं, ग्रैंड स्लैम्स में बहुत सारे टूर्नामेंट्स इन्होंने जीते हैं। और ये किस खेल से संबंधित है? तो आपको पता है कि ग्रैंड स्लैम किस चीज़ का होता है? ये होता है टेनिस का, ठीक है। तो ये किस खेल से संबंधित थी? टेनिस से संबंधित थी। आपको इनकी फोटो देखकर भी याद आ गया होगा। और इनकी उम्र मात्र 25 साल ही है अभी, तो इन्होंने 25 साल में ही संन्यास की घोषणा कर दी है। इन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, 2019 का फ्रेंच ओपन, 2021 का विंबलडन और 2022 में ऑस्ट्रेलिया ओपन। ये 3 इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं। इसके अलावा 2014 से 2016 के बीच में भी इन्होंने रेस्ट लिया था बैडमिंटन से, और उस वक्त एक सेमी प्रोफेशनल क्रिकेटर की तरह खेली थी, यानी एक तरीके से क्रिकेटर, ये क्रिकेट भी खेलती हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। किस वर्ष लता मंगेशकर को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 2001 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हम सभी को पता है 6 फरवरी 2022 को इनका निधन हो गया, तो ये अभी बहुत चर्चा में भी रही थी, इसलिए ही यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस भी बन जाते हैं। तो ध्यान रखना आपको, जब इनकी मृत्यु हुई तब इनकी उम्र कितनी थी? 92 वर्ष, यानी 92 92 साल थी। वहीं अगर मैं इनके उपनामों की बात करूं तो इन्हें बहुत सारे उपनामों से जाना जाता है। क्वीन ऑफ मेलोडी, नाइटिंजल ऑफ इंडिया, स्वर्ण कोकिला, ये तीनों इनके काफ़ी फेमस नाम है। एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि क्वीन ऑफ मेलोडी या नाइटिंजल ऑफ इंडिया या स्वर्ण कोकिला किसे कहा जाता था? तो ये कौन थी? लता मंगेशकर। इनके भाई बहनों की अगर मैं बात करूं तो इनकी 3 बहनें और एक भाई था। कौन कौन सी 3 बहनें? आशा भोसले एक बहन थी, उसके बाद उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर, और इनका एक भाई भी है जिनका नाम है हृदयनाथ मंगेशकर। तो आपको ध्यान रखना है ये चीज़। इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। 1942 में जब इनके पिताजी का देहांत हुआ तब ये मात्र 13 साल की थी, तो बहुत छोटी सी उम्र में ही इनके पिताजी का देहांत हो गया था। देखिए अगर मैं इनके पहले गाने की बात करूं तो इनका जो पहला गाना था वो मराठी फिल्म के लिए, कीर्ति हंसाल करके एक मराठी फिल्म थी 1942 में आई थी, उसमें इन्होंने गाना गाया था। बट किसी कारणवश उनका गाना जो उन्होंने गाया था वो पब्लिश नहीं हुआ, यानी वो पब्लिक डोमेन में नहीं आया, उसकी जगह कोई दूसरा गाना आया। तो यहाँ पर आपको भी एक सीख मिलती है कि अगर आप पहली बार असफल होते हैं तो हार ना माने, आगे बढ़ते रहें। और आज हम सभी जानते हैं कि भले ही लता मंगेशकर जी का पहला गाना पब्लिश नहीं हुआ था, पर वो एक लेजेंड है। इसके बाद आनंद बख्शी जो एक संगीतकार थे, उनके लगभग 700 से ज़्यादा गाने लता मंगेशकर जी ने गाए थे। वहीं अगर मैं लता मंगेशकर जी के पुरस्कारों की बात करूं तो फिर लिस्ट बहुत लंबी है। फिल्म फेयर अवार्ड्स की अगर मैं बात करूं तो 1958 में, 1962 में, 1965 में, ऐसे करके इन्हें 6 साल या 6 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुका है। वहीं अगर मैं राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करूं तो 3 बार इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। पद्म भूषण 1969 में मिल चुका है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार इन्हें 1989 में मिल चुका है। और दुनिया में सबसे अधिक गाना गाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने 1974 में बना लिया था। इसके बाद पद्म विभूषण की बात करूं तो 1999 में इन्हें पद्म विभूषण भी मिल चुका था, भारत रत्न 2001 में मिला था, और महाराष्ट्र भूषण भी भारत 2001 में ही मिला था। तो हमें ध्यान रखना है भारत रत्न कब मिला था? तो सन 2001 में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। चर्चा में रही अंजू बॉबी जॉर्ज, जिसे वर्ल्ड एथलेटिक्स ने वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया, या किस खेल से संबंधित है? तो सबसे पहले तो ये जानिए कि ये लॉन्ग जंप से संबंधित है। किससे? लॉन्ग जंप। तो देखा जाए तो एक एथलेटिक का ही गेम है, एथलेटिक्स कैटेगरी में ही आता है, पर स्पेसिफिक अगर आपसे स्पोर्ट्स पूछे तो लॉन्ग जंप इनका खेल था। ठीक है, अगर मैं इनकी बात करूं तो ये फिलहाल इंडियन एथलेटिक्स फेडरेशन की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, और इन्होंने युवा खिलाड़ियों को खेलकूद में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित कर ट्रेनिंग भी दी है। तो इनका ये काम काफ़ी सराहनीय था जब इन्होंने नए खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया और उन्हें ट्रेनिंग भी दी। वहीं सन 2003 में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में लॉन्ग जंप प्रतियोगिता में इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला था, या इन्होंने जीता था। वहीं वर्ल्ड एथलेटिक्स फाइनल में या 2005 के फाइनल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। सन 2006 में साउथ एशिया चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो काफ़ी सारे मेडल्स ये जीत चुके हैं। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, ध्यान रखिएगा। अंजू बॉबी जॉर्ज किस खेल से संबंधित है? लॉन्ग जंप। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। मीराबाई चानू, जिन्होंने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल जीतकर बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम 2022 के लिए क्वालिफाई किया, ये किस भार वर्ग की खिलाड़ी हैं? तो देखिए फिलहाल ये किस भार वर्ग की खिलाड़ी हैं? 55 किलोग्राम की। खिलाड़ियों का भार वर्ग बदलता रहता है, शुरुआत में उनका भार वर्ग कम होता है, फिर धीरे धीरे वो हायर कैटेगरी में जाते हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि वर्तमान में वो किस भार वर्ग से हैं? 55 किलो वर्ग भर से हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे 55 केजी की कैटेगरी में खेलती हैं ये। इन्होंने कुल मिलाकर 191 किलोग्राम का वजन उठाया था और गोल्ड मेडल जीता। और साथ ही साथ हम सभी को पता है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता था। वहीं अगर मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करूं तो गोल्ड मेडल जीता था 2017 में 48 किलो की कैटेगरी में। मैंने आपको बताया खिलाड़ियों की वेट कैटेगरीज बदलती रहती है। पहले ये 48 केजी की वेट कैटेगरी में खेलती थी, अब ये 55 केजी की वेट कैटेगरी में खेलती हैं। कॉमनवेल्थ गेम की बात करूं तो 2014 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, और वहीं गोल्ड मेडल जीता था 2018 में। ठीक है, मीराबाई चानू 2018 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, और 2018 में ही पद्मश्री। किसी पहचान की मोहताज नहीं है मीराबाई चानू, हम सभी जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। हाल ही में युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये किसे किया गया? ये किया गया नीता गुप्ता को। तो बहुत ही बड़ी मैथमेटिशियन है और इन्हें रामानुजम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये जो है वो कोलकाता की भारतीय सांख्यिकी संस्थान में गणितज्ञ हैं। इन्होंने 2005 में पहली बार पुरस्कार प्रदान किया गया था। वहीं अगर मैं रामानुजम पुरस्कार की बात करूं तो पहली बार ये सन 2005 में दिया गया था। रामानुजम पुरस्कार जो है ये 45 वर्ष से कम आयु वर्ग को दिया जाता है, यानी जब आपकी आयु 45 वर्ष से कम की है और आपने गणित के क्षेत्र में कोई बहुत ही सराहनीय काम किया है, तब यह अवार्ड आपको मिलता है। इसकी जो धनराशि है वो है 15,000 अमेरिकी डॉलर, जो कि नगद पुरस्कार के रूप में आपको दी जाती है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम की जयंती जो है वो 22 दिसंबर को मनाई जाती है, और हर साल हम यह दिन किस हिसाब से मनाते हैं? नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में हम इसे मनाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ। थैंक यू।